गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? जल्दी बैठो। ये लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था बेटा? प्राग ऐतिहासिक कंप्लीट हो गया था, आद ऐतिहासिक कंप्लीट हो गया था, ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया था, महाजनपद काल कंप्लीट हो गया था और बौद्ध और जैन ग्रंथ कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अब एक थोड़ा सा ना मौर्य साम्राज्य के समय का हम हरियाणा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के समय हरियाणा। मौर्य साम्राज्य के समय हरियाणा। किस साम्राज्य के समय हरियाणा बेटा? मौर्य साम्राज्य के समय हरियाणा पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा था सम्राट अशोक ने जब 16 के 16 महाजनपद जीते, उसमें हरियाणा कुरु और पांचाल का हरियाणा क्या होता था? हिस्सा। तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का शासनकाल कहां पर था? हरियाणा पर था। थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में बता देता हूं। मौर्य साम्राज्य है बेटा, ये 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था बेटा? 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। हम भारत में कौन सा साम्राज्य पढ़ते हैं? मौर्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य का ना हरियाणा में वर्णन पूछे ना तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। यानी हरियाणा में ना बेटा कहते हैं सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद हरियाणा में किस साम्राज्य का हम वर्णन नहीं पढ़ते बेटा? मौर्य साम्राज्य का वर्णन नहीं पढ़ते। तो हमें है ना हरियाणा में मौर्य साम्राज्य किसकी मृत्यु तक पढ़ना है? सम्राट अशोक की मृत्यु तक। ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे। अगर एसएससी क्वेश्चन पूछे ना मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। अगर वो पूछे हरियाणा में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का ना हरियाणा में एक तो राजा हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, एक थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और एक था सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये है ना तीन ही राजा पढ़ने हैं। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है ना 322 ईसा पूर्व से लगभग 297 ईसा पूर्व था, और बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 272 ईसा पूर्व था, और अशोक 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। इतना याद हो तो दी बेस्ट है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 322 से 297 या 298 तक तो था चंद्रगुप्त मौर्य, और 297 से 272 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था बिंदुसार, और 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक कौन था? सम्राट अशोक था। और इंडिया जीके कहती है कि इस वंश का अंतिम राजा बृहदर था। ठीक है, तो इंडिया जीके के हिसाब से हमें नहीं चलना है, हमें इतना पढ़ना है हरियाणा में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। किसकी मृत्यु के बाद हरियाणा में मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य नहीं मिले? सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद हरियाणा में किस साम्राज्य के साक्ष्य नहीं मिले थे बेटा? मौर्य साम्राज्य के हरियाणा में क्या नहीं मिले थे? साक्ष्य नहीं मिले। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर बेटा कब तक? 232 ईसा पूर्व। याद रह जाएगा क्या? ठीक है, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा राजा बिंदुसार था, तीसरा राजा सम्राट अशोक। पहला 322 से 297, दूसरा 297 से 272, तीसरा 272 से
232। और अंतिम राजा इस वंश का इंडिया जीके कहती है बिरदर था, जो 184 ईसा पूर्व, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। वो कभी पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद नोट डाउन कर लिया ना, वेरी गुड। अब क्या था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य के अवशेष लिख लो। मौर्य साम्राज्य के अवशेष कहां से मिले थे? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के ना जो अवशेष थे ना बेटा, वो हिसार और फतेहाबाद से मिले थे। या मौर्य साम्राज्य के आभूषण भी पूछ सकता है, हिसार व फतेहाबाद से मिले। मौर्य साम्राज्य से संबंधित कोई चीज पूछे ना, तो उनके जो आभूषण पूछे या कोई भी चीज पूछे, वो कहां से मिले थे बेटा? हिसार व फतेहाबाद से मिले थे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित कोई वस्तु पूछे तो कहां से मिली थी बेटा? हिसार और फतेहाबाद से मिली थी। कहां से मिली थी? हिसार और फतेहाबाद। और सम्राट अशोक ने ना कहते हैं मौर्य साम्राज्य का कौन सा राजा था बेटा? सम्राट अशोक। कितने महाजनपद जीते? 16। तो इन 16 महाजनपदों के समय में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल। कुरु की कैपिटल कौन सी और पांचाल की कैपिटल कौन सी? अहिछत्तर। तो सम्राट अशोक ने किसको जीता था? हरियाणा को जीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस रोड का निर्माण करवाया था? जीटी रोड का, जिसे क्या कहते थे? उत्तरा पंथ के नाम से जाना जाता था। अब सम्राट अशोक ने ना बेटा एक स्तूप बनाया था, चेनेस्टी का स्तूप। कौन सा स्तूप बनाया था? चेनेस्टी का स्तूप। वो कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। ठीक है, लिख लो। सम्राट अशोक के समय का चेनेस्टी का स्तूप कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। लिख लो, सम्राट अशोक के समय का चेनेस्टी का स्तूप कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। सम्राट अशोक के समय का चेनेस्टी का स्तूप हरियाणा में कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। सम्राट अशोक के समय का चेनेस्टी का स्तूप हरियाणा में बेटा कहां पर रहेगा? यमुना नगर में है। और एक है ना सम्राट अशोक के टाइम का जो टोपरा अभिलेख था ना, टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख है वर्तमान में एस्टेट में आया था। कहां पर है बेटा? टोपरा गांव कहां पर है? यमुना नगर। और ये अभिलेख कहते हैं 1353 में एक राजा होता था, वेरी गुड, फिरोज शाह तुगलक। इस अभिलेख को कहां ले गया? दिल्ली ले गया। ठीक है, तो ये पेपर में आता है सम्राट अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया? टोपरा अभिलेख को। सम्राट अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया? लिख लो, सम्राट अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया? टोपरा अभिलेख को। सम्राट अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहां ले गया बेटा? दिल्ली ले गया। किस अभिलेख को ले गया था? टोपरा अभिलेख। किसका अभिलेख होता था? सम्राट अशोक का अभिलेख होता था। इसे फिरोज शाह तुगलक कहां ले गया था? किस अभिलेख को ले गया था? टोपरा अभिलेख को ले गया था। और सम्राट अशोक ने यमुनानगर में कौन सा स्तूप बनवाया था? चेनेस्टी का स्तूप है, जो आज भी विद्यमान है। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो सम्राट अशोक के किस अभिलेख को, ये टोपरा गांव यमुनानगर में है। अगर यमुनानगर ना आए तो बेटा आ जाएगा अंबाला, क्योंकि यमुनानगर किस से अलग होकर बना था? अंबाला से अलग होकर बना था। लिख लो, टोपरा गांव यमुनानगर में है। और यमुनानगर एक नंबर पे कर दो, अंबाला दूसरे पर, क्योंकि एक HSC का एग्जाम हुआ था, उसमें यमुनानगर नहीं दिया गया था, तब हमें टोपरा गांव कहां करना पड़ा था? अंबाला करना पड़ा था। याद हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब क्या हो गया बेटा? मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। मैं कारण बताता हूं, क्योंकि सम्राट अशोक था ना बेटा, कौन सा राजा था? सम्राट अशोक। इसने ना 261 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा था, जिसे इतिहास में कहते हैं कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और ये युद्ध लड़ते ही ना इसने बेटा भेरी घोष की जगह धम घोष को अपना लिया था। किस घोष को अपना लिया था? धम घोष को अपना लिया था। लिख लो। और इसने
जीवन में क्या ना करने का फैसला ले लिया? युद्ध ना करने का क्या ले लिया था? फैसला ले लिया। लिख लो, सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर किस घोष को अपना लिया था? धम्म घोष को अपना लिया था। सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर किस घोष को अपना लिया था? धम्म घोष को अपना लिया था। सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर किस घोष को अपना लिया था बेटा? धम्म घोष को अपना लिया था। सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर किस घोष को अपना लिया? धम्म घोष को। और सम्राट अशोक ने कहा कि जब तक मैं जीऊंगा ना, जीवन में क्या नहीं लड़ूंगा? युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्या नहीं लड़ूंगा? जीवन में युद्ध नहीं लड़ूंगा। और बेटा कोई राजा अगर जीवन में युद्ध ना लड़े ना, तो उसका साम्राज्य बचना इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो यही है ना इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या बना? कारण बना। ठीक है, अब क्या हो गया? मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया बेटा? 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। और इसका अंतिम राजा बृहदर्थ बताया जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन बताया जाता है बेटा? बृहदर्थ बताया जाता है। कहते हैं सम्राट अशोक के युद्ध ना लड़ने के कारण किस साम्राज्य का पतन हो गया? मौर्य साम्राज्य का। कब हो गया बेटा? 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। और इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? बृहदर्थ होता था। कौन होता था? बृहदर्थ होता था। अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ ना, हरियाणा में बेटा या भारत में किसका उदय हुआ? गणराज्यों का उदय हुआ। दोबारा बताता हूं, समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर कौन सा घोष अपना लिया? धम्म घोष। और सम्राट अशोक ने कहा कि मैं मेरे जीवन में कभी क्या नहीं लड़ूंगा? युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये मौर्य साम्राज्य का 184 ईसा पूर्व क्या हो गया? पतन हो गया। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का बेटा पतन हुआ ना, तो ये मतलब भारत है ना, किस में बंट गया? छोटे छोटे गणराज्यों में। पहले महाजनपद में था, अब किस में बंट गया? छोटे छोटे गणराज्यों में बंट गया। ठीक है, तो वो पूछेगा किस मतलब साम्राज्य के पतन के बाद गणराज्यों का उदय हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किसका उदय हो गया था? गणराज्यों का उदय हो गया। और इन गणराज्यों के उदय में ना, जो हरियाणा में ना प्रमुख रूप से कितने गणराज्यों का उदय हुआ? 4। एक रहेगा बेटा आपका जैसे कुणिद गणराज्य, कुणिद गणराज्य। एक रहेगा योद्धे, योद्धे। कौन सा गणराज्य रहेगा बेटा? योद्धे गणराज्य। एक कुनिद हो गया और एक कौन सा रहेगा? योद्धे गणराज्य। एक रहेगा अर्जुनायन, अर्जुनायन गणराज्य। और एक रहेगा अगर गणराज्य। कितने गणराज्यों का उदय हो गया? 4 गणराज्यों का उदय हो गया। लिख लो, कितने गणराज्य का उदय हो गया बेटा? 4 गणराज्य का उदय हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में कितने गणराज्य का उदय हो गया? 4 गणराज्य का उदय हो गया। कौन कौन से 4 थे बेटा? कुणिद गणराज्य, योद्धे गणराज्य, अगर गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य। कौन कौन से 4 थे? कुणिद गणराज्य, योद्धे गणराज्य, अगर गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य। किस साम्राज्य के पतन के बाद ये गणराज्य आए थे? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। मौर्य साम्राज्य बोले तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। हरियाणा में बोले तो 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के कोई आभूषण या अवशेष बोले तो इंसार और फतेहाबाद। और सम्राट अशोक का कोई स्तूप आज भी जिंदा है तो चेनेस्टी का स्तूप। और सम्राट अशोक का टोपरा अभिलेख कहां पर है? आज दिल्ली में। टोपरा गांव कहां पर है? यमुनानगर ना आए तो समझ आ रहा है? याद? वेरी गुड। ठीक है, अब इन 4 गणराज्यों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। हेडिंग डाल लो सबसे पहले योद्धे गणराज्य। कौन सा गणराज्य पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे?
बता दो। योद्धे गणराज्य, ठीक है। कहते हैं बेटा, इतिहासकार कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं जो योद्धे गणराज्य था ना, इसमें हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था। क्या कहा गया था? बहुधान्य के। और पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? महाभारत काल में भी हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य। लिख लो, योद्धे गणराज्य में भी हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य कहा गया। लिख लो, इतिहासकार कहते हैं योद्धे गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था। योद्धे गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य कहा गया था। किस गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था बेटा? योद्धे गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य के कहा गया था। और इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकार कहते हैं बेटा, ये योद्धे गणराज्य वाले थे ना, ये युधिष्ठिर के क्या थे? वंशज थे। युधिष्ठिर के वंशज के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? योद्धे पड़ गया। ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये किसके वंशज होते थे? युधिष्ठिर। सुना होगा, महाभारत का एक पात्र था जो जिंदा स्वर्ग पहुंचा था। कहते हैं युधिष्ठिर ने ना अपने जीवन में बेटा कभी झूठ नहीं बोला था, इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? धर्मराज बोला जाता था। युधिष्ठिर ने ना अपने जीवन में कभी भी क्या नहीं बोला था? झूठ नहीं बोला था। और युधिष्ठिर है ना, कहते हैं जब अश्वत्थामा है ना, ये मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि आप अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दो, और अश्वत्थामा दुर्योधन का क्या गुरु द्रोणाचार्य का क्या होता था? बेटा होता था। और जब है ना गुरु द्रोणाचार्य को ये खबर मिली कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनको पता था कि ये झूठ है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसको बोला? धर्मराज युधिष्ठिर को बोला कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तो उन्होंने फिर भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो नर नहीं था, गज था। ठीक है। ये गज सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या बजा दिया? शंख बजा दिया, तो उनके कान में वो गज नहीं सुनाई दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी क्या नहीं बोला था? झूठ नहीं बोला था। ठीक है। आज इस क्लास में कितने युधिष्ठिर है? एक भी नहीं मिलेगा। इस क्लास में क्या, इस संसार में भी एक युधिष्ठिर नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। हर कोई है ना दिन में पता नहीं कितने झूठ बोलता है। अरे सच्चाई बताता हूं, कई बार ना सामने वाले को पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, फिर भी वो आपका सुन रहा है, तो सोचो उसमें कितनी सहन शक्ति होगी। ठीक है। पता होता है, आप किसी को धोखा देकर खुश मत होना। ठीक है। ये सोचना कि सामने वाले को कितना विश्वास है तेरे पर, तो इसको धोखा दे रहा है और फिर भी ये तेरे पर विश्वास कर रहा है। ठीक है। तो झूठ है ना, आजकल पता नहीं रिश्ते ही झूठ पर चल रहे हैं। सच बोलेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है। ये सच्चाई है, सच बोलोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। ठीक है। जो सच बोलता है ना, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, एक आधा मिलेगा। ठीक है। उसके जैसा ही मिलेगा। ठीक है। और झूठ बोलने वाले के वो फेसबुक पर 5000 मिल जाएंगे। ठीक है। ये सच्चाई होती है आज के टाइम में। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इंसान को, देखो सच बोलने की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। अगर आपने मेरे को झूठ बोल दिया ना, 5 साल बाद भी आप मेरे को मिलोगे ना, तो आप कोशिश करोगे कि उस झूठ को सच साबित करने की। ठीक है। और सच बोल दिया तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 नए झूठ बोलने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो कोशिश किया करो सच बोलने की। तो ये इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये युधिष्ठिर के वंश। कुछ दूसरे इतिहासकार कहते हैं बेटा ये योद्धा थे। क्या थे? योद्धा थे। तो योद्धा से क्या बन गई? ये योद्धे बन गए। ठीक है। दो है ना, मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं ये युधिष्ठिर के क्या होते थे? वंशज होते थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं ये क्या थे? योद्धा थे। तो पेपर में आएगा किस गणराज्य के लोग युधिष्ठिर के वंशज थे, तो आप कह दोगे योद्धे। और वो कुछ कहेंगे, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये योद्धा थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? योद्धे पड़ गया। ठीक है। अब योद्धे गणराज्य है ना, ये फैला हुआ था बेटा भिवानी और रोहतक में। देख लो, योद्धे गणराज्य हरियाणा में कहां कहां पर फैला हुआ था? भिवानी और रोहतक में फैला हुआ था। योद्धे गणराज्य लिख लो, हरियाणा में कहां पर फैला हुआ था? भिवानी और
रोहतक में फैला हुआ था। योध्य गणराज्य हरियाणा में कहां पर फैला हुआ था बेटा? तो योध्य गणराज्य हरियाणा में कहां पर फैला हुआ था? भिवानी और रोहतक में फैला हुआ था। तो योध्य गणराज्य की राजधानी लिख लो नौरंगाबाद होती थी। और नौरंगाबाद कहां पर है बेटा? भिवानी में। लिख लो योध्य गणराज्य की जो राजधानी होती थी वो कौन सी होती थी? नौरंगाबाद होती थी। योध्य गणराज्य की जो राजधानी होती थी वो कौन सी होती थी बेटा? नौरंगाबाद होती थी। और नौरंगाबाद कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो योध्य गणराज्य की जो राजधानी होती थी वो कौन सी होती थी? नौरंगाबाद होती थी। नौरंगाबाद कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। और ये है ना, नौरंगाबाद का प्राचीन नाम आया था बेटा प्राकृत नाक। ये HSSC ने पूछा था नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या था? ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो। नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या होता था? प्राकृत नाक होता था। लिख लो नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या होता था? प्राकृत नाक होता था। लिख लो नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या होता था? प्राकृत नाक होता था। तो योध्य गणराज्य की ना जो इंपॉर्टेंट है राजधानी कौन सी होती थी? नौरंगाबाद भिवानी। तो योध्य गणराज्य की मोहरें पूछे ना, योध्य गणराज्य की मोहरें कहां से मिली थी? खोखरा कोट रोहतक से मिली थी। लिख लो योध्य गणराज्य की मोहरें कहां से मिली थी? खोखरा कोट रोहतक से मिली थी। योध्य गणराज्य की मोहरें कहां से मिली थी? खोखरा कोट रोहतक से मिली थी। योध्य गणराज्य की मोहरें कहां से मिली थी बेटा? खोखरा कोट रोहतक से। किस गणराज्य की मोहरें मिली थी? योध्य गणराज्य की मोहरें मिली थी। एक बार ना ये योध्य गणराज्य की मोहरों वाला तो क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आया था इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले थे? ये भी खोखरा कोट रोहतक से। ये क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करके लिख लो। इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले थे? तो इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले थे बेटा? खोखरा कोट रोहतक से। कौन से सिक्के मिले थे हमें? इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। इंडो ग्रीक सिक्कों का संबंध कहां से बताया जाता है? खोखरा कोट रोहतक से हमें कौन से सिक्के मिले थे? इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से। कौन से सिक्के मिले थे बेटा? इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। योध्य गणराज्य की मोहरें भी कहां से मिली थी? खोखरा कोट रोहतक से। और योध्य गणराज्य के सांचे आए ना, सांचे जिसमें सिक्के डाले जाते हैं, वो भी कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। लिख लो योध्य गणराज्य के सांचे भी कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। लिख लो योध्य गणराज्य के सांचे कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। योध्य गणराज्य के सांचे कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से। इनकी राजधानी कौन सी थी बेटा? नौरंगाबाद। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी? नौरंगाबाद। सो ये मोहरें भी नौरंगाबाद से है बेटा। ज्यादातर इनकी मोहरें भी कहां से मिली थी? नौरंगाबाद। लिख लो योध्य गणराज्य की ज्यादातर मोहरें कहां से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से। बाकी सिक्के और सांचे कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से। लिख लो इनकी मोहरें भी कहां से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी। लिख लो योध्य गणराज्य की ज्यादा, यहां पर लिख देता हूं, इनकी ज्यादातर मोहरें कहां से मिली थी बेटा? नौरंगाबाद से। इनकी राजधानी भी कौन सी होती थी? नौरंगाबाद। लेकिन सिक्के और सांचे ज्यादातर कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। सिक्के और सांचे कहां से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। कल आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था, अगर आपको याद है, कि महाभारत के द्रोण पर्व में किस गणराज्य का वर्णन था? योध्य गणराज्य का। लिख लो महाभारत के द्रोण पर्व में किस गणराज्य का वर्णन था बेटा? योध्य गणराज्य का वर्णन था। महाभारत के द्रोण पर्व में, ये आ चुका है बेटा, महाभारत के द्रोण पर्व में किस गणराज्य का वर्णन था? योध्य गणराज्य का वर्णन था। महाभारत के
द्रोण पर्व में किस गणराज्य का वर्णन था? योद्धे गणराज्य का वर्णन था। महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन था बेटा? द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। महाभारत के किस पर्व में? द्रोण पर्व में। और योद्धे गणराज्य में भी हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्य कहा गया। इतने तक याद रह जाएगा ना। योद्धे गणराज्य का विस्तार पूछे तो कहां से कहां तक था? रोहतक और भिवानी। इनकी राजधानी थी औरंगाबाद भिवानी, मोहरे औरंगाबाद, बाकी सारी चीजें खोखरा कोट रोहतक से मिली थी। अब बात आती है जो योद्धे गणराज्य है ना बेटा, एक राइटर हुए पाणिनि, इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में ठीक है, इस गणराज्य को आयुध जीवी कहा गया। क्या कहा गया? आयुध जीवी। लिख लो, पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था? आयुध जीवी कहा गया। लिख लो, पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था? आयुध जीवी कहा गया। लिख लो, पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था? आयुध जीवी कहा गया। लिख लो, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया बेटा? आयुध जीवी कहा गया। किसकी पुस्तक में? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था? आयुध जीवी कहा गया था। और पाणिनि है ना, ये कहते हैं एक नंद वंश का संस्थापक होता था महापद्मानंद, उसके दरबार में रहा करता था। ठीक है, अगर पूछे ना, ये पाणिनि है ना, ये संस्कृत के विद्वान कवि थे। ये नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहते थे। लिख लो, जो पाणिनि थे ना, वो किसके दरबार में रहते थे? नंद वंश का एक संस्थापक होता था। नाम क्या होता था? महापद्मानंद होता था। और महापद्मानंद है ना, एक ऐसा राजा था बेटा जिसे दूसरा परशुराम बोलते हैं। कौन सा परशुराम बोलते हैं? दूसरा क्षत्रिय विनाशक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महापद्मानंद। अब सम्राट अशोक ने, आपने सुना होगा कि कलिंग को जीता। सम्राट अशोक से पहले अगर किसी ने कलिंग को जीता था ना, वो कौन था बेटा? महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में ना योद्धे गणराज्य को क्या कहा जाता है? आयुध जीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो, एक क्वेश्चन सुनकर अजीब लगेगा। जो योद्धे गणराज्य था ना बेटा, इसमें राजतंत्र ना होकर क्या होता था? गणतंत्र होता था। लिख लो। और लेकिन राजा है ना, राजा किसके द्वारा चुना जाता था? राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा। योद्धे गणराज्य में राजतंत्र ना होकर क्या होता था? गणतंत्र होता था। लिख लो, योद्धे गणराज्य में राजतंत्र ना होकर क्या होता था? गणतंत्र होता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है बेटा, यहां पर राजा है ना, वो किसके द्वारा चुना जाता था? प्रजा के द्वारा चुना जाता था। यहां पर राजा किसके द्वारा चुना जाता था? राजा प्रजा के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, योद्धे गणराज्य में राजतंत्र नहीं था बेटा, क्या था? गणतंत्र था। लेकिन यहाँ का जो राजा होता था ना, उसे कौन नहीं चुनती थी? जनता नहीं चुनती थी। राजा चुनने का अधिकार किसके पास था? प्रजा। पेपर में यह क्वेश्चन आया था, योद्धे गणराज्य में गणतंत्र था, इसका वर्णन हमें कहां से मिलता है? बरहूत के स्तूप से पता चलता है, और एक अगरवा से प्राप्त अभिलेख से। अगरवा से प्राप्त अभिलेख से, दो जगह से हमें पता चलता है कि योद्धे गणराज्य में क्या था? गणतंत्र था। लिख लो, हमें कहां से पता चलता है? योद्धे गणराज्य में गणतंत्र था। ठीक है, योद्धे गणराज्य में गणतंत्र था। ठीक है, योद्धे गणराज्य में क्या था बेटा? गणतंत्र था। इसका हमें कहां से पता चलता है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बरहूत के स्तूप से पता चलता है। और कहां से क्योंकि कोई भी है ना, जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र, इसी का ही पार्ट होता है। दो चीजें याद रखनी है बेटा। राजतंत्र वो होता है जहां पर राजा क्या करता है? शासन करता है। रिपब्लिक या डेमोक्रेसी वो होता है जहां पर जनता के द्वारा
चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन। अब इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोग राजतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना, या लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, राज करते हैं। अगर ये प्रतिनिधि अच्छा ना करे तो हम 5 साल बाद इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में राजा अच्छा करे बुरा करे, हम राजा को हटा नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसमें ना गणतंत्र मतलब राजा किसके द्वारा चुना जाता था, प्रजा या जनता के द्वारा। भरूच के स्तूप से पता चलता है और अगरुआ से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि योद्ध गणराज्य में क्या होता था, गणतंत्र या लोकतंत्र होता था। अब क्या हुआ बेटा, एक मैंने आपको बताया कुषाण जाति पढ़ाई थी ना, कुषाण कालीन सिक्के मिथा तल भिवानी, याद है तो कुषाणों ने क्या किया, योद्धियों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और योद्ध गणराज्य को हरा दिया। लिख लो, योद्ध गणराज्य को हराने वाले कौन थे, कुषाण थे। लिख लो, कुषाणों ने योद्ध गणराज्य पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और इनको हरा दिया था। लिख लो, कुषाणों ने योद्ध गणराज्य पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और इनको हरा दिया था। लिख लो, कुषाणों ने योद्ध गणराज्य पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया और कुषाणों ने योद्ध गणराज्य के शासकों को क्या कर दिया था बेटा, हरा दिया था। किसने हराया था, कुषाणों ने। कल मैंने बताया था कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता था, कुजुल कंडफिसिस होता था। 14 ईस्वी में उसने कुषाण वंश की संस्थापना की और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन होता था, कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था, कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी। कहां पर हुई थी, वेरी गुड। ठीक है, तो कुषाणों का प्रतापी राजा कौन होता था, कनिष्क होता था। तो इन्होंने किसको हरा दिया बेटा, योद्ध गणराज्यों को हराने का काम किसने किया था, कुषाणों ने किया था। किसने किया था बेटा, कुषाणों ने किया। अब युद्ध गणराज्य वाले पहुंचे बेटा, कुणिद गणराज्य के पास पहुंचे। ठीक है, और ये पहुंचे अर्जुनायन के पास। किसके पास पहुंचे, अर्जुनायन के पास पहुंचे। ठीक है, एक खुद कौन मिल गए इनके साथ, योद्धे मिल गए। ये उनके पास पहुंचे और कहा, क्योंकि पहले है ना गणराज्य है ना एक दूसरे से बेटा लड़ते रहते थे, क्योंकि देखो एक म्यान में कभी 2 तलवार नहीं रह सकती। अब कुणिद वाले विस्तार करने जाएंगे तो बीच में योद्धे आएंगे तो दोनों में क्या होगा, टकराव होगा। तो योद्धे कुणिद और अर्जुनायन, योद्धे गणराज्य वाले हार गए। ये कुणिद और किसके पास पहुंचे, अर्जुनायन के पास। बोला कुषाणों ने ना आकर हमारी सर्विस कर दी है, ठीक है, और आने वाले टाइम में कुषाण आपकी भी सर्विस करेंगे, तो इससे अच्छा है हम तीनों को क्या कर लेना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अब बेटा कुणिद, अर्जुनायन और योद्धे गणराज्य तीनों क्या हो गए, एक, और मिलकर कुषाणों की सर्विस कर दी। यानी इन तीनों ने मिलकर किसको हरा दिया, कुषाणों को हरा दिया। ठीक है, एक बात याद रखना, कुषाणों ने पहले किसको हराया था, योद्धे गणराज्य को हराया। योद्धे, कुषाण और कुणिद, इन तीनों ने मिलकर है ना दोबारा किसको हरा दिया, कुषाणों को हरा दिया। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई 3 गणराज्य एक साथ मिले हो। लिख लो, ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ। लिख लो बेटा, ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई 3 गणराज्य एक साथ मिले हो। ऐसा हरियाणा के इतिहास में, लिख लो, पहली बार हुआ। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई 3 गणराज्य क्या हुए थे, एक साथ हुए थे। ऐसा लिख लो, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई 3 गणराज्य क्या हुए थे, एक साथ हुए थे। और इन्होंने किसको हरा दिया था, कुषाणों को। ये था आपका कौन सा गणराज्य बेटा, योद्धे गणराज्य। अब योद्धे गणराज्य के बाद लिख लो अगर गणराज्य। कौन सा गणराज्य पढ़ेंगे बेटा, अगर गणराज्य। अगर गणराज्य है ना, ठीक है, कहते हैं ये कहां पर फैला हुआ था, अगरुआ में। पेपर में आता है अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी, अगरुआ होती थी। यही क्वेश्चन आया था, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी, अगरुआ होती थी। लिख लो, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी बेटा, अगरुआ होती थी।
अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? अगरवा होती थी। और कहते हैं अगर गणराज्य है ना, इसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? महाराजा अग्रसेन को जाता है। और महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। लिख लो, अगरवा बसाने का श्रेय किसको जाता है? महाराजा अग्रसेन को जाता है। लिख लो, अग्रवाल समाज को या अगरवा बसाने का श्रेय किसको जाता है? महाराजा अग्रसेन को जाता है। अगरवा बसाने का श्रेय किसको जाता है बेटा? महाराजा अग्रसेन को जाता है। और अगरवा, पहले अगरवा का नाम अग्रोदक्का होता था। क्या होता था बेटा? अग्रोदक्का होता था। लिख लो, ये आ चुका है। पुराने समय में हम अगरवा को किस नाम से जानते थे? अग्रोदक्का के नाम से जानते थे। पुराने समय में हमें अगरवा को किस नाम से जानते थे बेटा? अग्रोदक्का के नाम से जानते थे। पुराने समय में हम अगरवा को किस नाम से जानते थे? अग्रोदक्का। एक बार ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा कि जब गुजरी महल बनाया गया ना, तो गुजरी महल के लिए ईंटें कहां से ले जाई गई थी? अगरवा से। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालकर लिख लेना। जब हिसार में गुजरी महल बनाना, तो इसके लिए ईंटें कहां से लाई गई थी? अगरवा से लाई गई थी। लिख लो, जब हिसार में गुजरी महल बना, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। जब हिसार में गुजरी महल बना, तब ईंटें कहां से लाई गई थी? अगरवा से। और अगरवा को ना महमूद गजनवी ने लूटा था। किसने लूटा था बेटा? महमूद गजनवी ने किसको लूटा था? अगरवा को लूटा था। अगरवा को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने किसको लूटा था? अगरवा को लूटा था। लिख लो, अगरवा को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। अगरवा बेटा बहुत पौराणिक स्थल है। यहाँ पर आज भी है ना, दूर दूर से विदेशी अगरवा आते हैं। आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है अगरवा की, पता है मुझे, ठीक है, लेकिन आज भी दूर दूर से विदेशी है ना, अंग्रेज अगरवा, वो घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, अगरवा में भी बेटा एक ऐसी जगह है जिस पर ना खनन पर या खुदाई पर क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं एक साधु, ऐसी मान्यता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, एक साधु बाबा आए थे और उसने ना इस गांव में ना मतलब है भोजन मांगा था। पूरे अगरवा में उसको किसी ने भोजन नहीं दिया। लास्ट में एक बूढ़ी माई ने भोजन दिया। तो उसने कहा था साधु बाबा ने, बूढ़ी माई तू शाम से पहले है ना यहाँ से निकल जा। और जैसे ही बूढ़ी माई वहां से गई तो अगरवा में कहते हैं आग बरसी थी और पूरा का पूरा अगरवा उस आग के नीचे दफन हो गया। ऐसी मान्यता है। लेकिन ना इतिहासकार में महमूद गजनवी ने किसको लूटा था? अगरवा। और जब अगरवा उजड़ गया था ना, तो गुजरी महल बन रहा था, तो इसके लिए ईंटें कहां से लाई गई थी? अगरवा से लाई गई थी। ठीक है, और एक बार है, अगरवा पूरे भारत में किसके लिए फेमस है? महाराजा अग्रसेन के कारण फेमस है। लेकिन महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम लिख लो, लाहली रोहतक में है। ये क्वेश्चन आएगा, बच्चे अगरवा करेंगे। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहां पर है? लाहली रोहतक में रहेगा। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा? लाहली रोहतक में रहेगा। लिख लो, महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा? लाहली रोहतक में। कहते हैं बेटा महाराजा अग्रसेन का एक भाई था सूरसेन। क्या था? सूरसेन। इन्होंने तो मथुरा बसाया था। क्या बसाया था? मथुरा। तो ये पूछा जा सकता है महाराजा अग्रसेन के किस भाई ने मथुरा को बसाया था? सूरसेन ने। लिख लो, महाराजा अग्रसेन और सूरसेन दो भाई होते थे। सूरसेन ने क्या बसाया था? मथुरा बसाया था। और महाराजा अग्रसेन ने क्या बसाया था? अगरवा बसाया था। महाराजा अग्रसेन का एक भाई था सूरसेन, उसने क्या बसाया था बेटा? मथुरा बसाया था। और महाराजा अग्रसेन ने क्या बसाया था? अगरवा बसाया था। अगरवा से ना हमें गुप्तकालीन भगवान सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है बेटा? गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव जी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। किस काल की मिली है?
गुप्त कालीन भगवान सूर्य देव की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जैसे हम पढ़ते थे यमुना नदी है, उसे भी हम शनि जी महाराज की क्या पढ़ते थे, बहन पढ़ते थे। उसे हम क्या पढ़ते थे, यमराज की बहन पढ़ते थे। उसे भी हम क्या पढ़ते थे, छाया पुत्री। तो पूरी की पूरी गुप्त कालीन की जो मूर्तियां है ना, वो सूर्यदेव भगवान की हमें कहां से मिली है, अगरवा से। कहते हैं अगरवा से ना हमें क्या मिली है बेटा, टकसाले मिली है। टकसाले वो होती है जहां पर क्या बनाए जाते हैं, सिक्के। लिख लो अगरवा से हमें क्या मिली है, टकसाले मिली है। लिख लो अगरवा से हमें क्या मिली है, टकसाले मिली है। अगरवा और बरवाला से, लिख लो अगरवा और बरवाला से क्या मिली है, टकसाले मिली है। अगरवा और बरवाला से हमें क्या मिली है बेटा, टकसाले मिली है। लिख लो अगरवा और बरवाला से। ठीक है, अगरवा और बरवाला से हमें क्या मिली है बेटा, टकसाले मिली है। अगरवा और कहां से मिली है, बरवाला से। गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है, अगरवा। मैंने बताया था ना बेटा, संगीत के 7 स्वर भी कहां से मिले थे, संगीत के 7 स्वर भी कहां से मिले, अगरवा। एक क्वेश्चन याद कर लेना, अगरवा से ना 10 सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा, 10 सिक्के। उसमें एक सिक्का ही है ना वो आज भारत में है, और बाकी 9 सिक्के हैं ना वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। कहां पर रहेंगे बेटा, ब्रिटिश म्यूजियम में रहेंगे। लिख लो अगरवा से हमें कितने सिक्के मिले हैं, टोटल 10 सिक्के मिले हैं। लिख लो अगरवा से हमें क्या मिले हैं, 10 सिक्के मिले हैं। एक सिक्का भारत में है और बाकी 9 सिक्के कहां पर रहेंगे, ब्रिटिश म्यूजियम में। अगरवा से हमें मृदु भांड भी मिला था। क्या मिला था बेटा, मृदु भांड मिट्टी का ऐसा बर्तन होता है जो कहां प्रयोग होता है, हर घर में प्रयोग होता है। लिख लो अगरवा से हमें एक मृदु भांड मिला था, टकसाले मिली थी, गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव की क्या मिली थी, मूर्तियां मिली थी। कहां से मिली थी बेटा, अगरवा। अगरवा काम, चलो आराम से पढ़ लो, ये तो कुछ करवाया ही नहीं। टकसाले कहां से मिली थी हमें, अगरवा और बरवाला से मिली थी। भगवान सूर्य देव की मूर्तियां कहां से मिली थी हमें, अगरवा से मिली थी। संगीत के 7 स्वर हमें कहां से मिले थे, अगरवा से मिले थे। मृदु भांड कहां से मिला था हमें, अगरवा से। मृदु भांड क्या होता है, मिट्टी का एक ऐसा बर्तन होता है जो हर घर में क्या होता है, प्रयोग होता है। अगरवा को किसने लूटा था, महमूद गजनवी। अगरवा से कितने सिक्के मिले थे, एक कहां पर रहेगा, 9 कहां पर रहेंगे। संगीत के 7 स्वर कहां से मिले थे, अगरवा। मृदु भांड कहां से मिला था, भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली थी, अगरवा से मिली थी। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब बेटा जो अगरवा है ना, अगरवा से प्राप्त एक अभिलेख मिला था, उससे पता चलता है योद्धे गणराज्य में क्या होता था, गणतंत्र होता था। ये तो पीछे करवाया था ना, ठीक है। अगरवा से हमें क्या मिला था, एक अभिलेख मिला था, वो बताता है कि योद्धे गणराज्य में क्या होता था, गणतंत्र होता था। योद्धे गणराज्य में क्या होता था, गणतंत्र होता था। याद हो जाएगा ना, अगरवा से एक अभिलेख मिला था जो हमें बताता है योद्धे गणराज्य में क्या होता था, गणतंत्र होता था। कोई डाउट तो नहीं है। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था, अगरवा। अगरवा किसके लिए फेमस है, महाराजा अग्रसेन के लिए। और इंसार जो एयरपोर्ट है ना बेटा, उसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है, महाराजा। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। जो इंसार एयरपोर्ट है ना, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, महाराजा। इंसार एयरपोर्ट का नाम लिख लो, किसके नाम पर कर दिया गया है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। इंसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया है। इंसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रहेगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया है। इंसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रहेगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर रहेगा। याद रह जाएगा ना, ठीक है। एक है बेटा अर्जुनायन गणराज्य, कौन सा रहेगा, अर्जुनायन गणराज्य। कौन सा गणराज्य रहेगा, अर्जुनायन गणराज्य। लिख लो अर्जुनायन
गणराज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अर्जुनायन गणराज्य, आगामी एग्जाम में भी ये पेपर में पूछा जा सकता है। कौन सा गणराज्य रहेगा? अर्जुनायन गणराज्य। ये हरियाणा में फैला हुआ था, महेंद्रगढ़ में। कहां पर फैला हुआ था? महेंद्रगढ़ में। और भारत में ये राजस्थान में, ठीक है। जो नारनौल महेंद्रगढ़ का एरिया है ना, उसमें कौन सा गणराज्य फैला था? अर्जुनायन गणराज्य। और आज ही मैंने बताया था बेटा, जब कुषाणों ने किसको हराया दिया था? योद्धियों को हरा दिया था। जब कुषाणों को किसने हरा दिया था? योद्धियों को। तो योद्धियों का साथ किसने दिया था? अर्जुनायन गणराज्य ने दिया था। लिख लो, जब कुषाणों को योद्धियों ने हरा दिया था, जब कुषाणों को योद्धियों ने हरा दिया था। ये आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। जब कुषाणों को योद्धियों ने हरा दिया था, तो इनका साथ देने वाले कौन होते थे? अर्जुनायन गणराज्य होते थे। ये ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता। अर्जुनायन गणराज्य है ना, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में फैला हुआ था। और भारत में कहां पर फैला हुआ था? ये राजस्थान में फैला हुआ था। आज का लास्ट गणराज्य है बेटा आपका कुणिद गणराज्य। कौन सा गणराज्य रहेगा? कुणिद गणराज्य। दोबारा 1 मिनट में रिपीट करता हूं बेटा, ठीक है। जो आपका अगर गणराज्य है वो अगरुआ में फैला हुआ था, ठीक है। और आपका योद्ध गणराज्य वो भिवानी और रोहतक में फैला हुआ था। आपका ये जो अभी हमने पढ़ा था अर्जुनायन, वो नारनौल महेंद्रगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ था। अंतिम कौन सा गणराज्य है बेटा? कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य, कुणिद गणराज्य है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये अंबाला में फैला हुआ था। लिख लो, ये करनाल में फैला हुआ था। ये यमुनानगर में फैला हुआ था। लिख लो, कुणिद गणराज्य कहां कहां पर फैला हुआ था? लिख लो, कुणिद गणराज्य कहां कहां पर फैला हुआ था? कुणिद गणराज्य लिख लो, अंबाला में, करनाल में, यमुनानगर में, ठीक है। और कुणिद गणराज्य का वर्णन किसने किया था बेटा? एक तो पाणिनि ने किया था, एक टोलमी, एक इतिहासकार थे बेटा टोलमी, और एक ब्राह्महीर, ब्राह्महीर। इन तीनों ने ना किस गणराज्य का वर्णन किया था? कुणिद गणराज्य का वर्णन किया था। टोलमी है ना, इसने कहते हैं मानचित्र बनाया था। टोलमी ने क्या बनाया था बेटा? मानचित्र को, मतलब विश्व को मानचित्र पटल पर किसने दिखाया था? टोलमी। ये जैसे एक्सपर्ट होता था मानचित्र बनाने में, ठीक है। टोलमी ने किसका वर्णन किया था बेटा? बता दो। कुणिद गणराज्य का वर्णन किया था, ठीक है। टोलमी ने, एक ब्राह्महीर ने, और एक किसने? पाणिनि ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्ध गणराज्य को क्या कहा गया था? आयुधजीवी। क्या कहा गया था? आयुधजीवी कहा गया। अब इसमें ना पाणिनि ने भी वर्णन किया था, टोलमी ने भी वर्णन किया था, ब्राह्महीर ने किस गणराज्य का वर्णन किया था? कुणिद गणराज्य का। मैंने कहा था कुषाणों को हराने में कुणिद ने किसका साथ दिया था बेटा? योद्धे गणराज्य का क्या दिया था? साथ दिया था। पेपर में आता है कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? तो ये सिक्के मिले हैं बेटा जगाधरी, और जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर में। और कहां से मिले हैं? करनाल से मिले। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिया बेटा, कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? लिख लो, कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? लिख लो, कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? तो कुणिद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? जगाधरी, जगाधरी से मिले हैं। और कहां से मिले हैं बेटा? करनाल से मिले। याद करना मुश्किल नहीं है। कुणिद में हमें नींद कब आती है? जब बंदा क्या पी लेता है? जगाधरी। और बंदा जगाधरी अकेला नहीं पीता, किसी के क्या पीता है? नाल पीता है। बाद में इंग्लिश वगैरह भी तो बोलनी होती है ना, ठीक है। तो बंदे को नींद कब आती है? जब क्या पी लेता है? जगाधरी। और जगाधरी बंदा अकेला नहीं पीता, किसी के क्या पीता है? नाल पीता है। और जब जगाधरी पिएगा फिर वो उसे आम मांगेगा कि मेरे को क्या खाने हैं?
आम खाने। तो जगाधरी, करनाल, अंबाला से कौन सा गणराज्य जुड़ा हुआ था? कुणित। तो अंबाला में आम ज्यादा होते हैं। एक बार आया था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर है? अंबाला में माता अंबा देवी जी का क्या रहेगा? मंदिर रहेगा। ठीक है, तो कुणित कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? जगाधरी। हाँ, एक कुणित कालीन सिक्कों के लिए ना एक बुढ़िया ग्राम जगाधरी के किस गांव से मिले थे? बुढ़िया ग्राम। जगाधरी का कोई गांव पूछे ना जिससे सिक्के मिले थे, तो बुढ़िया ग्राम। और बुढ़िया ग्राम में रहेगा बीरबल का रंग महल। पेपर में आता है बीरबल का रंग महल कहां था? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। बीरबल का जो देखो मैंने बताया कुणित कालीन सिक्के जगाधरी में मिले हैं, लेकिन जगाधरी में कहां से मिले हैं? बुढ़िया ग्राम से मिले हैं। और बुढ़िया ग्राम से तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बुढ़िया ये पेपर में आया था। बुढ़िया का रंग महल कहां पर है? ठीक है, जैसे बीरबल का छत्ता पूछे ना तो वो तो नारनौल महेंद्रगढ़ में है, लेकिन बीरबल का रंग महल कहां पर है? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर। आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी मत करो। बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। और बीरबल का रंग महल पूछे बेटा कहां पर रहेगा? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा टॉपिक रहता था, अगले लेक्चर का टाइम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कराया है लास्ट वाला। कल इसको रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ तेज लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए।